कक्षा 8 अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके हम पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको देखते हैं। हमने ये पाठ पढ़ा, उसके अनुसार कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, कुछ रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, यानी उनका निर्माण मानव निर्मित होता है, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि वैसे तो इसको संश्लेषित रेशा मानते हैं, लेकिन ये संश्लेषित रेशा नहीं है, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन है, इसका रूप रेशम समान होता है। दूसरा है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और ग है कि इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह संश्लेषित रेशा नहीं है। तीसरा प्रश्न, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान भी कहलाते हैं। तो इसमें है कि संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो खालिस्तान कहलाता है। तो खालिस्तान में आ जाएगा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। मतलब कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ग संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खालिस्तान है, तो हो जाएगा बहुलक है। अर्थात संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। चौथा प्रश्न, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो कि नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो नायलॉन से मजबूत रस्से बनाए जाते हैं और पैराशूट है वो बनाए जाते हैं, जो इसकी मजबूती को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। जो खाद्य पदार्थों का संचयन किया जाता है तो उसमें प्लास्टिक के पात्रों को काम में लिया जाता है, उसके लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, जो प्लास्टिक है वो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। दूसरा लाभ है, प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है, जैसे प्लास्टिक के बर्तन बनाने में आदि में। तीसरा लाभ है, प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। धातु के जो पात्र है वो महंगे होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पात्र है वो सस्ते होते हैं, अतः ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। छठा प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक
मुड़ जाता है, यानी कि उसको किसी भी आकार में डाला जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी, पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। इनको थर्मोप्लास्टिक को आसानी से किसी भी आकार में डाला जा सकता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। यानी इनको एक बार अगर कोई आकार दे दिया जाए तो इसको वापस नरम नहीं किया जा सकता, दोबारा ऊष्मा देकर इनको दूसरा रूप नहीं दिया जा सकता। उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। दूसरा है मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक है। ये एक बहुउपयोगी पदार्थ है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है मेलामाइन। दूसरा एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। यानी कि अग्निशमन में भी जो कपड़े काम में लिए जाते हैं वो भी इस मेलामाइन के बने हुए होते हैं। 7वां प्रश्न, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। एक है डेगची के हत्थे, ख है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर, इसका उत्तर देखते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, अतः इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। कुछ आपको पदार्थ दिए गए हैं, उनको 2 भागों में बांटना है। ऐसे पदार्थ जिनको पुनः चक्रित किया जा सकता है और ऐसे पदार्थ जिनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ हैं टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। इनमें से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं ऐसे पदार्थ देखो, प्लास्टिक के खिलौने, इनको ऊष्मा देकर दोबारा दूसरे रूप में डाला जा सकता है। सामग्री लाने वाले थैले, ये भी प्लास्टिक के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। बॉल पॉइंट पेन भी ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई होती है जिनको पुनः चक्रित किया जा सकता है। फिर है पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, जैसे टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं जिसे हम साधारण भाषा में कचकड़ा भी कहते हैं, जिनको हम दोबारा दूसरे रूप में नहीं डाल सकते। 9वां प्रश्न, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो राणा है वो कपड़ा खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए, तो उसको कैसा कपड़ा खरीदना चाहिए, सूती खरीदना चाहिए या संश्लेषित खरीदना चाहिए।
राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि ये नमी का अवशोषण कर लेती है, पसीने का अवशोषण कर लेती है, जो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है और साथ में ये ठंडे भी रहते हैं, इसलिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। 10वां प्रश्न, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर देखते हैं इसका। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक जल और वायु से विक्रिया नहीं करते, अतः प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, यानी कि वो आसानी से जल्दी से नहीं गलते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं उनमें गलने में। जब इस प्लास्टिक को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में भी लंबा समय लगता है, अतः प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारणीय होती है या असंक्षारक होती है। 11वां प्रश्न, क्या दांत करने के ब्रश का हैंडल और शूक यानी कि ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। नहीं, दांत साफ करने के ब्रश के शूक नरम होने चाहिए, जबकि ब्रश का हैंडल कठोर होता है, इसलिए जो ब्रश है उसका शूक और हैंडल एक ही पदार्थ का बना हुआ नहीं होना चाहिए। 12वां प्रश्न, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। उत्तर, जब तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इसका अपघटन है बहुत ही लंबे समय में होता है, अतः ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित करके यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से हो सके जहाँ तक बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, कॉलम 1 के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। कॉलम ए है आपका पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नाइलॉन, और कॉलम बी है कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लिया जाता है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता है। तो इनका मिलान करते हैं। जो पॉलिएस्टर है सबसे पहले, उससे जो कपड़ा बना हुआ है उसमें आसानी से बल नहीं पड़ता है। फिर है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन से न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है टेफ्लॉन। फिर है रेयॉन, इसको हमने ऊपर भी पढ़ा है, यह कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। नाइलॉन, नाइलॉन का उपयोग देखो पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, जो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण है वो वनों के संरक्षण में सहायक है, क्योंकि संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों का कम से कम उपयोग करेंगे, जिससे उनका संरक्षण होगा। आखिरी प्रश्न 15वां, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है।
इसके लिए देखो एक प्रयोग देखते हैं। एक विद्युत सेल और एक बल्ब लेते हैं, जैसे इसी तरह में दिखाया हुआ है, एक सेल और एक बल्ब है, इसको लेते हैं। इनका संयोजन चालक तार यानी कि धातु तार से करने पर बल्ब जल जाता है। अगर हम ये तार धातु का लेंगे तो ये बल्ब है वो जल जाएगा। जबकि थर्मोप्लास्टिक से बने तार से संयोजन करने पर बल्ब नहीं जलता है। अगर ये तार प्लास्टिक का ले लेते हैं हम तो ये बल्ब नहीं जलता। इससे स्पष्ट होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है।